हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा रिस्क। रिस्क क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी भाषा में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहे। रिस्क की अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूँ, रिस्क का मतलब क्या है? मतलब कोई भी टाइप का खतरा। ठीक है, रिस्क का मतलब है किसी भी टाइप का आपको लॉस हो सकता है, किसी भी टाइप का खतरा हो सकता है। तो बैंकों को किस टाइप से खतरा है, बैंकों को किस चीज का रिस्क है? तो देखिए, बैंकों की ही बात नहीं, अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई छोटा सा एक पर्सन है जिसकी परचून की दुकान है, उससे लेके एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज को सबको अपने बिजनेस में रिस्क फेस करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्रीज ही रिस्क फेस करती है। हर तरह की इंडस्ट्री जो किसी भी टाइप का बिजनेस कर रही है उसको रिस्क फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप बैंकों की बात करें या किसी आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे हम लोग रोड से बाहर जाते हैं, हमारे ऊपर खुद भी रिस्क होता है कि अचानक से कुछ हो जाए। लेफ्ट से हम लोग देख रहे हैं, राइट से कार आ जाए, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट किसी का हो जाए, तो रिस्क हर किसी को फेस करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग रिस्क से पूरा बच सकते, नहीं, हम इससे 100% खुद को नहीं बचा सकते, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को मैनेज करने के लिए, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हम तरीके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग रिस्क की यहाँ पे बात करने वाले हैं। रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है? रिस्क रेफर्स टू कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रिजल्ट। जहां पे पॉसिबिलिटी मतलब चांस है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है किस चीज की? अनडिजायरेबल मतलब ऐसा इवेंट जो हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते ऐसा कोई इवेंट हो सकता है। अकरेंस मतलब हो सकता है ऑफ ए पर्टिकुलर रिजल्ट, कोई चीज हम चाह रहे हैं लेकिन वो हमारे हिसाब से ना हो, अनडिजायरेबल वे में हो जाए, जिसकी वजह से हमें किसी टाइप का लॉस हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमें क्या हो गया, रिस्क हो गया, हमने रिस्क फेस किया है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज अनप्लैंड इवेंट। तो रिस्क हमेशा आपका अनप्लैंड ही होता है। आप लोग कभी प्लानिंग नहीं करते कि हमारे साथ ऐसा कुछ गलत होगा या कुछ रिस्क हमें फेस करना पड़ेगा, नहीं, ये हमेशा ही अनप्लैंड इवेंट होता है विच कॉज फाइनेंशियल कंसिक्वेंस, जिसकी वजह से कंपनीज को फाइनेंशियल लॉस फेस करने पड़ते हैं, रिजल्टिंग इन लॉस और डिक्रीज इन प्रॉफिट, जिसकी वजह से लॉस होता है और उसका प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। रिस्क कैन बी रेफर्ड एज चांसेस ऑफ हैविंग एंड अनएक्सपेक्टेड और नेगेटिव आउटकम्स। तो नेगेटिव मतलब कुछ गलत आउटकम, आउटकम होता है परिणाम, आपने जो सोचा उसके हिसाब से कुछ गलत परिणाम निकला, या आपने एक्सपेक्ट किया था उस सबसे कुछ गलत परिणाम निकला, तो वो भी आपके लिए रिस्क हो जाएगा। आपने कोई दुकान खोली मान लीजिए और आपने सोचा कि मंथली में मैं जो है कम से कम 10,000 का तो प्रॉफिट ही कमाऊंगा, लेकिन आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो ये आपके लिए रिस्क है। और आपने प्लान नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि 10,000 के लॉस के लिए आप प्लान करके बैठे थे कि मेरे को इस महीने 10,000 का लॉस होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, ये अनएक्सपेक्ट होता है और ये हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। तो रिस्क को हम कभी भी पॉजिटिव आउटकम नहीं बोल सकते। किसी के साथ कुछ हो गया तो वो पॉजिटिव नहीं, वो हमेशा ही जो है नेगेटिव आउटकम होता है। एनी एक्शन और एक्टिविटी दैट लीड्स टू लॉस ऑफ एनी टाइप कैन बी टर्म्स एज रिस्क। तो ऐसी कुछ भी एक्टिविटी जिसमें आपको लॉस हो जाएगा तो उसको आप बोलोगे कि हमें रिस्क है ये। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी काम आप करें, कोई भी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से आपको किसी भी टाइप का लॉस हो जाएगा, तो वो आपके लिए क्या होगा, रिस्क। तो रिस्क की हम डेफिनेशन यहाँ पे समझ चुके हैं। रिस्क का सिंपल सा मतलब है अनअकरेंस, मतलब ऐसी चीज जो हम नहीं चाहते, अनडिजायरेबल अकरेंस, यानी जो चीज हम नहीं चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड, या कोई भी नेगेटिव आउटकम आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा रिस्क हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो गया, अनडिजायरेबल हो गया, ठीक है, या कोई नेगेटिव आउटकम हो गया जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ और लॉस की वजह से हमारे को जो है फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े। लॉस हो गया या हमारे प्रॉफिट में कमी आ गई, तो वो हमारे लिए क्या होगा, रिस्क होगा। तो तीन ही वर्ड्स है यहाँ पे, अनडिजायरेबल और अनएक्सपेक्टेड और नेगेटिव आउटकम। मतलब कोई भी चीज जो हम चाहते नहीं हो या जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो या कुछ भी नेगेटिव आउटकम हमें मिलेगा, तो वो हमारे लिए रिस्क है। रिस्क की वजह से क्या होगा कि हमें लॉस होगा और हमारा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये हमारे रिस्क की बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम सारे टाइप के रिस्क की बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स के रिस्क यहाँ पे बात की है। यहाँ पे कुछ अदर्स भी है, अदर्स में आपके 2 टाइप के रिस्क और है, वो भी हम सारा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से टाइप का रिस्क होता है, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशन, सिस्टमैटिक, बिजनेस, और अदर्स में भी कुछ और रिस्क आपके आ जाएंगे जैसे रेपुटेशन रिस्क और स्ट्रैटेजिक रिस्क। ठीक है, तो ये सारे हमारे अदर्स में कौन से आ जाएंगे, स्ट्रैटेजिक रिस्क और आपका रेपुटेशन रिस्क। ठीक है, आपका रेपुटेशन, बैंकों का रेपुटेशन खराब हो जाएगा तो उसके लिए रेपुटेशन रिस्क है। तो ये जो 6-7 टाइप के 7-8 टाइप के जो रिस्क है, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहला कौन सा है, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि बैंक क्या काम करते हैं, तो बैंक का काम है लोगों से डिपॉजिट लेना। बैंकों की बेसिक एक्टिविटी क्या है, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, जनता से पैसे लेना और लोन के तौर पे दूसरे को देना। अब एक के पास मान लीजिए ज्यादा पैसे है तो वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है और बैंक क्या करेगा, उसी एक के पैसे को जो है लोन के तौर पे देता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक्टिविटी है बैंकिंग की। तो बैंकों के पास लिक्विडिटी रिस्क कब होगा, जब बैंक की एक्टिविटी कर रहा है, कब लिक्विडिटी रिस्क होगा, वो तब होगा जब ए है, मान लीजिए ए ने अपने
1 लाख रुपए बैंक के पास एफडी की, ठीक है, और बैंक ने क्या किया कि वो जो कस्टमर है जिसकी 1 लाख की एफडी है और मान लीजिए वो 5 साल के लिए, तो बैंक ने इसके 1 लाख की एफडी कर दी 5 साल के लिए, और वो जो पैसा मिला बैंक को, उस 1 लाख को बैंक ने किसी कस्टमर मान लीजिए बी को लोन के तौर पर दे दिया, ठीक है, और कितने साल के लिए, मान लीजिए बी ने हाउसिंग लोन लिया और वो मान लीजिए 25 साल का हाउसिंग लोन वो जो है 1 लाख यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मान लीजिए 5 साल पूरा हुआ तो एक बैंक के पास गया कि मेरे 5 लाख सॉरी मेरे 1 लाख मुझे वापस कीजिए। बैंक उसको बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे पैसे अभी नहीं मिल सकते क्योंकि तुम्हारे पैसे तो हमने 25 साल के लिए हाउसिंग लोन में दिए, अभी तुम थोड़ा वेट करो, 20 साल का वेट करो, उसके बाद तुम्हारे पैसे मिलेंगे। क्या अगर कोई बैंक ऐसा रिप्लाई किसी कस्टमर को देगा तो क्या फ्यूचर में कोई कस्टमर अपना पैसा बैंक के पास डिपोजिट करेगा? कभी नहीं। कस्टमर के पास बैंक जो कस्टमर है बैंक के पास पैसा इसीलिए डिपॉजिट करता है ताकि मुझे जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं बैंक के पास जाकर अपने पैसे को ले सकता हूँ। अगर कोई बैंक उसको बोलता है कि पैसे नहीं है बाद में आना, अभी पैसे नहीं है, अभी कैश नहीं, तुम्हारा पैसा हमने लोन के लिए दिया बाद में आना, इस तरीके का रिप्लाई आता है तो ये रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। यानी बैंकों के पास पैसा ही नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? बैंकों का एक टीम होती है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब अभी हम देखेंगे बाद में कि क्या होता है, काफी डिटेल हम देखेंगे, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एसेट लायबिलिटी का काम होता है कि बैंकों के लोन को देखना और डिपॉजिट को देखना कि ऐसा ना हो कि जो डिपॉजिट है हमने उसको इतने लॉन्ग टर्म के लोन के लिए लगा दिया कि वो पैसा ही फंस गया और जब डिपॉजिटर अपना पैसा लेने आया तो हमारे पास पैसा ना बचे। तो लिक्विडिटी रिस्क मतलब इट इज अ रिस्क, ये ऐसा रिस्क है जो कि लॉन्ग टर्म असेट होते हैं बैंकों के लोन, ठीक है। तो बैंक ने लॉन्ग टर्म का लोन दे दिया, हमने एग्जांपल लिया ना 25 साल का लॉन्ग टर्म का लोन दे दिया, ठीक है। फ्रॉम कहां से? बाय शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और फंड। तो शॉर्ट टर्म मतलब उसने सिर्फ 5 साल के लिए एफडी की थी और उसकी 5 साल की लायबिलिटीज, बैंकों के लिए लायबिलिटी क्या होता है? जितना भी लोगों का जो पैसा है वो बैंकों के लिए लायबिलिटी होता है, और असेट क्या, जितने भी बैंकों के लोन है वो बैंकों के लिए असेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग टर्म के जो लोन है उसका रिपेमेंट बैंक ने कैसे किया? शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी थी उससे बैंक ने लॉन्ग टर्म लोन जो है दे दिया, जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वाला कस्टमर अपने टाइम पूरा होने पे पैसा लेने आएगा तब बैंकों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो वही हो जाएगा लिक्विडिटी रिस्क। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, ए बैंक के पास विड्रॉ करने गया पैसा और बैंक उसको बोल रहा है कि नहीं अभी कैश नहीं है, थोड़ा टाइम रुक जाइए, अभी पैसा नहीं है। इसका मतलब बैंकों के पास जो है लिक्विडिटी रिस्क है। ऐसी सिचुएशन कभी भी अराइज नहीं होनी चाहिए। हमेशा बैंकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो। ये जो वर्ड होता है ना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। अब जैसे मान लीजिए आप है, आपके पास क्या है? गोल्ड है, आपने गोल्ड में रखा है, आपके पास घर है, लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो उसका मतलब आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब कैश फॉर्म में आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। अब कोई आपको मान लीजिए कैश मांग रहा है तो आप उसको गोल्ड नहीं पकड़ा सकते, या ये नहीं बोल सकते कि घर के कागज रख लो मेरे 50 लाख का घर है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो वर्ड है इसका मतलब है कैश फॉर्म में आपके पास पैसा रहना चाहिए। होने में तो गोल्ड की भी वैल्यू है, मान लीजिए गोल्ड आपके पास 1 लाख के है, या घर की कीमत आपके पास 50 लाख की है, 50 और 51 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है इजी टू अवेलेबल कैश, मतलब जितना ज्यादा कैश आपके पास अवेलेबल है तो आपकी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो लिक्विडिटी रिस्क मतलब बैंकों ने क्या किया, छोटे टाइम का एफडी का पैसे को लॉन्ग टर्म के लोन में फंसा दिया, जिसकी वजह से जो एफडी वाला कस्टमर अपना एफडी पूरा होने पे बैंक के पास आएगा बट बैंक के पास पैसा नहीं होगा, तो इस रिस्क को बोलेंगे लिक्विडिटी रिस्क। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि बैंकों ने जो एक्सपेक्ट किया इंटरेस्ट रेट में उसमें एडवर्स होता है नेगेटिव या खराब मूवमेंट। बैंकों ने सोचा, जैसे बैंकों के जो लोन होते हैं वो रेपो रेट उन सबसे जुड़े होते हैं ना, कुछ लोन MCLR, इस तरह से जो बैंकों के जो लोन है किसी के साथ लिंक होते हैं, जो लोन पे इंटरेस्ट होता है ना वो किसी के साथ लिंक होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए बैंकों ने एफडी दी है और एफडी मान लीजिए वैसे जनरली ये फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है, मान लीजिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाली एफडी है, और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट होने से क्या होता है वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मान लीजिए वो रेपो से जुड़ा हुआ है तो मार्केट का रेपो रेट मान लीजिए घट गया, जिसकी वजह से बैंकों का जो एफडी है, मान लीजिए रेपो रेट बढ़ गया, ठीक है, एक बढ़ गया का एग्जांपल लेते हैं, तो जिसकी वजह से बैंकों को एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो फ्लोटिंग है, तो ये बैंकों को रिस्क हो गया, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। या लोन का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए बैंक ने 8% हाउसिंग लोन दे रखा है, ठीक है, और वो किसी रेपो से जुड़ा हुआ है, मतलब वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। फ्लोटिंग आप जानते हैं ना, जो किसी बेंचमार्क के साथ जुड़ा होता है, जो हमेशा सेम नहीं होता। तो 8% का बैंक ने हाउसिंग लोन दिया हुआ है और फ्लोटिंग रेट था, यानी वो घट बढ़ सकता था, और वो मान लीजिए रेपो रेट से जुड़ा हुआ था। अब रेपो रेट क्या हो गया, घट गया, ठीक है, रेपो रेट क्या हो गया, घट गया। रेपो रेट के घटने से क्या हुआ कि जो 8% बैंकों को इंटरेस्ट मिल रहा था अब वो घट के मान लीजिए 7% हो गया। तो बैंकों को पहले 8% की कमाई हो रही थी लोन में, लेकिन अब वो सिर्फ 7% की कमाई होने लगी, तो ये एक तरह से बैंकों का लॉस हो गया 1% का। तो ये जो 1% का लॉस हुआ है ये भी बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, यानी लोन में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना और डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना और लोन में इंटरेस्ट रेट घट जाना, तो उस तरह से उसकी वजह से जो बैंकों को रिस्क फेस करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। वही इसमें लिखा है एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो जिस टाइम पीरियड में आपकी असेट मतलब आपके लोन, लायबिलिटीज मतलब आपके
डिपॉजिट, जैसे एफडी हो गया, नॉर्मल डिपॉजिट हो गया, तो उसमें इंटरेस्ट रेट का आपका मूवमेंट आपके लिए एडवर्स है। एडवर्स कैसे? जो लोन है उस पर तो इंटरेस्ट रेट घट गया है, लेकिन जो डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो मतलब बैंक पहले मान लीजिए एफडी में 7% दे रहा था, अब उसको 8% पे करना रहेगा। और लोन में उल्टा हो गया, पहले 8% उसको कमाई हो रही थी बैंकों की लोन के थ्रू, क्योंकि लोन में बैंक क्या करते हैं, अपनी कमाई करते हैं ना। एफडी में क्या हो रहा है, एफडी में बैंक एक तरह से कस्टमर को पे करते हैं इंटरेस्ट। तो लोन में पहले बैंक 8% अर्न कर रहा था, वो 7% हो गया। ऐसी एफडी में उल्टा हो गया। उल्टा क्या था, पहले कस्टमर 7% पे कर रहे थे, मतलब पहले बैंकों को बैंक कस्टमर को 7% पे करा था, वो 8% हो गया। तो इस रिस्क को हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। तीसरा था मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट की वैल्यू जो है, जैसे बैंकों का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है और वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने शेयर्स ले रखे हैं कुछ कंपनी के, या बॉन्ड ऐसे ले रखा है, ठीक है। तो उसके प्राइसेस में, जैसे मान लीजिए बैंकों ने 100 करोड़ रुपए के शेयर्स कहीं खरीदे थे और वो शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई, इसकी वजह से बैंकों को जो रिस्क फेस करना पड़ा वो होता है उसका मार्केट रिस्क, ठीक है। तो बैंकों के जो है इक्विटी प्राइस, मतलब कुछ शेयर लिए उसके प्राइसेस में चेंजेस आ गए, या फॉरेन एक्सचेंज के रेट में कुछ प्रॉब्लम, मतलब बैंकों के हिसाब से वाइड बस मूवमेंट हो गया, या कमोडिटी प्राइसेस में। तो इन सभी चीजों को हम लोग बोलेंगे मार्केट रिस्क। मतलब बैंकों का मार्केट में जो पैसा लगा है ना, उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो बैंकों के लिए मार्केट रिस्क होगा। अगला डिफॉल्ट रिस्क, बहुत सिंपल है। कस्टमर हर महीने ईएमआई पे कर रहा था, अभी कस्टमर की जॉब चली गई, या कस्टमर के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से उसने ईएमआई पे करना बंद कर दिया, तो वो होता है बैंकों के लिए डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। सिंपल इसको आप ईएमआई से याद रखिए कि हर महीने ईएमआई पे कर रहा था, लेकिन अभी डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट मतलब अब वो पैसा नहीं दे रहा, कारण क्या बताया, मेरी जॉब चली गई है। जनरली पर्सनल लोन है, वहां पे इस तरह के इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे कोई सिक्योरिटीज कुछ होती नहीं है, और कस्टमर्स की जॉब अब चली जाती है, तो बैंकों की ईएमआई आनी बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कस्टमर की जॉब चली गई है, इनकम उसकी कम हो गई है, बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है। कुछ जानबूझ के भी नहीं देते, जिसको हम लोग विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं, मतलब उनके पास पैसा है बट वो जानबूझ के ईएमआई पे करना बंद कर देते कि बैंक क्या ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क। मतलब काउंटर पार्टी कस्टमर को बोला जाता है, ठीक है। बैंक होगी एक पार्टी और बैंकों की काउंटर पार्टी होगी उसका कस्टमर, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब जो उसने वादा किया था कि मैं हर महीने ईएमआई पे करूंगा, लेकिन वो डिफॉल्ट कर नहीं पे कर रहा, तो उसी को क्रेडिट रिस्क बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम है डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क आता है लोन, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे बैंकों को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट रिस्क हमारा ऑपरेशन रिस्क। तो ऑपरेशन रिस्क किस वजह से होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से जो रिस्क होगा उसको हम लोग ऑपरेशन रिस्क बोलेंगे। इंटरनल मतलब कोई स्टाफ है उसने कोई फ्रॉड कर दिया, वो हमारा ऑपरेशन रिस्क है। या किसने सिस्टम में किसी कस्टमर को मान लीजिए 1 लाख भेजने थे, गलती से उसने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, 10 लाख ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह से जो लॉस बैंकों को हुआ वो है ऑपरेशन रिस्क। ये इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, एक्सटर्नल इवेंट मतलब जैसे कोई फ्लड आ गया कहीं पे, मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से जो है बैंक अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से बैंक अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, उस रिस्क को भी हम ऑपरेशन रिस्क बोलते हैं। और भी कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। फ्रॉड रिस्क, जहाँ पे कोई फ्रॉड कर रहा है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई है, ठीक है। कल्चरल रिस्क भी आपका एक ऑपरेशन रिस्क का ही पार्ट है। ऐसे लीगल रिस्क मतलब कोई कानूनन कुछ चीजें आप पूरी नहीं कर पाए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लीगली प्रेजेंट करने तो आप नहीं कर पाए। कंप्लायंस होता है आपका आरबीआई, आरबीआई ने कोई चीज बैंकों को करने को बोली, बैंक उसको नहीं पूरा कर पाया, वो होता है कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। तो ये सारा हमारा ऑपरेशन रिस्क का ही पार्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ा बैंक फेल हो जाए, सारे बैंकों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, तो एक बड़े बैंक के फेल होने की वजह से जो छोटे मोटे बैंक है वो सारे फेल हो जाते हैं, उसी को सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। मतलब ये एक बैंक को नहीं, सभी बैंकों को इम्पैक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2008 है, ठीक है। तो वहां पे एक बड़ा बैंक फेल हुआ था, जिसकी वजह से वहां के जो छोटे मोटे बैंक है वो सारे फेल हो गए थे, तो वो होगा हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये सिर्फ एक ही बैंक या एक ही इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट नहीं करता, देखा ना। सिस्टमैटिक रिस्क डज नॉट इम्पैक्ट अ सिस्टम, सिंगल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इम्पैक्ट होल इंडस्ट्री, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को ही जो है इम्पैक्ट करता है। सिस्टमैटिक रिस्क एसोसिएटेड विद कास्केडिंग फेलियर। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा बैंक फेल करता जाता है, जो कि मतलब वो इतना बड़ा होता है कि वो बाकी छोटे मोटे बैंकों को भी फेल कर देता है अपने साथ। पर ऐसा किस वजह से होता है, बैंक भी एक दूसरे से लोन लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो बड़ा बैंक है, छोटे मोटे 10 बैंकों ने इस बड़े बैंक को लोन दिया था। अब उनको मालूम था कि इतना बड़ा बैंक है तो फेल होने वाला नहीं, अच्छे खासा अमाउंट का लोन इस बड़े बैंक के पास था, पर ये तो बैंकरप्ट हो गया, जिसकी वजह से इन छोटे बैंकों का पैसा भी डूब गया और वो खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए और वो भी फेल हो जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल हो गया हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब आपकी जो बिजनेस है, लोगों को आपके प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। मतलब पहले मान लीजिए आपके पास
10 लाख कस्टमर थे, अब आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आना बंद हो गया। वो किस वजह से होता है? क्या पता आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, ये हो सकता है। या जो नए आपके कॉम्पिटिटर वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो रिस्क जो आपके कंपनी को, बैंक को फेस करना पड़ेगा, वो होगा बिजनेस। अब जैसे कोई बैंक है मान लीजिए, ठीक है, वो मैनुअल पे था। मैनुअल मतलब ज़्यादातर कस्टमर को इंटरनेट ये सारी सुविधाएं नहीं देता था। अब लोगों ने देखा कि नए नए बैंक आ गए हैं, वो सारी इंटरनेट ये सारी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो लोग जो है उस पुराने बैंक को छोड़ के ऐसे नए बैंक के पास अपना खाता खुलाने गए जो कि आपको इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन सारी सुविधा दे रहा था। तो जो पुराना बैंक है उसके लिए हो जाएगा बिजनेस रिस्क। यानी जो कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बैंक है, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है, तो वही उसका हो जाएगा बिजनेस रिस्क। तो मतलब ये कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि बैंक, जिसकी वजह से बैंक अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा नहीं कर पाता। मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिसका आपका बिजनेस फेल होने का चांस आ जाए, आपकी प्रॉफिट कम होने लग जाए, तो वो आपके लिए बिजनेस रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी, क्या रेपुटेशन रिस्क। स्ट्रैटेजी मतलब आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आए और आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम इस तरीके से करेंगे, बट आपकी स्ट्रैटेजी फेल होगी। भले स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी पर उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब था, मतलब सही तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को लागू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको रिस्क हुआ, वो होगा स्ट्रैटेजी रिस्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए बैंक ने अपना कोई नया ऐप लॉन्च किया, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनाई कि इस ऐप को इस तरह से लॉन्च किया जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छी चीज स्ट्रैटेजी उस ऐप को लेके बनाई। लेकिन मतलब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था पर उसकी जो स्ट्रैटेजी वो फेल कर गई। कैसे फेल कर गई? वो जो ऐप है लोगों के मोबाइल के लिए कंडीशंस थी कि मान लीजिए अगर एंड्रॉइड है तो आपका 5.2 वर्जन से ऊपर ही आपका एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, तो ऐसे मोबाइल जो 5 वर्जन से नीचे वाले थे उसके अंदर ये ऐप डाउनलोड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कस्टमर को ये सब पसंद नहीं आया और उसकी वजह से जो आपकी ऐप है वो फेल कर गई। तो आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फेल हो गई। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो डिसीजन, आपकी स्ट्रैटेजी, उसमें प्रॉब्लम। कई बार कुछ एक होता है ना इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए अपनी पढ़ाई का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, पर आप उस प्लान तो आपको बहुत अच्छा था, अगर आप उसको उस हिसाब से चलते तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता, बट आप उस अपने प्लान को सही तरह से लागू नहीं कर पाए। आपने सोचा कि 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, बट आपकी पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे हुई, आप 7 घंटे नहीं पढ़ पाए, इधर उधर आप सोचते रहे, सिर्फ प्लान ही बनाते रहे, तो उस तरह के रिस्क को बोला जाएगा स्ट्रैटेजी। मतलब जहां पे हम जो सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसको हम सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मतलब डिसीजन तो अच्छा है कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, पर आप पढ़ नहीं पाए 10 घंटे, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी रिस्क होगा। मतलब हम जो स्ट्रैटेजी बनाए थे वो फेल कर गई, वो होगा हमारा स्ट्रैटेजिक रिस्क। लास्ट का रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन क्या होगा? कोई भी एक बड़ा बैंक है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, एक कस्टमर गया और उसने देखा कि बहुत ज्यादा रश है, ठीक है, बहुत ज्यादा रश है, जिसकी वजह से वो मान लीजिए सुबह गया 10 बजे और उसका काम होते होते, या उसका जो है छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज, उसको 2-3 काम थे होते, तो उसको 2 बज गए। तो उसकी इमेज बहुत खराब होगी कि मेरे को पूरा दिन वेस्ट हो गया यहाँ पे एसबीआई में आके, मैं 10 बजे गया और मेरा काम जो है 2 बजे तक हुआ, तो मेरे को 4 घंटे पूरे वेस्ट हो गए। और आजकल सोशल मीडिया का सब जमाना है, तो उसने सोशल मीडिया में डाल दिया, मान लीजिए कि इस बैंक पे मेरे को बहुत टाइम लगा, मेरे को प्रोडक्ट डिलीवर होने में बहुत टाइम लगा, इस तरह से जो है इमेज नेगेटिव आ गई। अब जो भी लोग हैं जिनके भी खाते होंगे, तो वो सोचेंगे एसबीआई में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो हम एचडीएफसी, आईसीसी ऐसे खाते, ऐसे बैंकों में खाता खुलवा लेते हैं जहाँ पे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बैंकों की इमेज जो है नेगेटिव हो जाती है, तो उसकी वजह से बैंकों को जो रिस्क होगा उसी को बोलते हैं रेपुटेशन रिस्क। जैसे रेपुटेशन मतलब आपकी इज्जत, आपकी बेइज्जती हो गई, आपकी जो इज्जत है वो कम हो गई है, ठीक है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत खराब हुई है, आपका नाम सुन के लोगों को लग रहा है अच्छा एसबीआई, तो आपको फिर पूरा दिन लगता होगा कोई भी काम करने में, तो इस तरह की नेगेटिव इमेज बनी है, वो आपका हो जाएगा रेपुटेशन रिस्क, ठीक है। इससे आपको कई सारे फाइनेंशियल लॉस आते हैं और कस्टमर बेस भी डिक्लाइन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सोशल मीडिया में लोग पढ़ेंगे कि 4-4 घंटे में एक ही काम हो रहा है, तो लोग उस बैंक के खाते को अपना बंद करके चले जाएंगे, ठीक है, जो फाइनेंशियल लॉस है वो बैंक का पड़ेगा, तो वही हो जाएगा रेपुटेशन रिस्क, ठीक है। तो ये सारे टाइप के रिस्क यहाँ पे इसमें हो गए। शॉर्ट समरी में सारे टाइप के रिस्क को जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमने देखा था ना, रिस्क मतलब ऐसी कंडीशन जो कि हमारे लिए अनडिजायरेबल है, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है और जिसकी वजह से हमें नेगेटिव आउटकम मिलेगा, वो हमारा रिस्क हो जाएगा। टोटल 7-8 टाइप के रिस्क यहाँ पे हैं, वन बाय वन देखेंगे। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? बैंकों के पास सफिशिएंट कैश नहीं है कस्टमर को देने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैंकों ने जो पैसा था, शॉर्ट टर्म का जो एफडी का पैसा था, उसको लॉन्ग टर्म के लोन के लिए दे दिया, इस वजह से बैंकों के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, इसी रिस्क को लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। बैंकों का जो लोन है, लोन पे इंटरेस्ट रेट तो घट गया है, लेकिन डिपॉजिट एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से बैंकों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं एफडी में, और लोन में उसकी कमाई कम हो रही है, तो वो जगह इंटरेस्ट रेट रिस्क। तीसरा था मार्केट रिस्क, इसको प्राइस रिस्क भी बोलते हैं। तो मार्केट में जो भी बैंकों ने इन्वेस्ट कर रखा होता है सिक्योरिटीज या कहीं पे भी शेयर्स में, कहीं पे भी बॉन्ड में, तो उसकी वैल्यू कम हो गई है मार्केट में। उसका मान लीजिए किसी बैंक ने 100 शेयर ले रखे किसी कंपनी के, मान लीजिए टाटा कंपनी के शेयर लिए 100, एक शेयर की कीमत थी 1000 रुपए, लेकिन अभी बढ़ के हो गई 800 रुपये, सॉरी घट के हो गई 800 रुपये, तो 200 रुपये का शेयर पर शेयर में लॉस हुआ, तो ये बैंकों के लिए हो जाएगा मार्केट रिस्क।
नेक्स्ट है डिफॉल्ट रिस्क। कस्टमर हर महीने ईएमआई पे कर रहा था, लेकिन अब उसके घर में किसी की डेथ हो गई या उसकी जॉब चली गई, एक्सीडेंट हो गया कस्टमर का, जिस वजह से वो ईएमआई नहीं पे कर रहा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क बैंकों के इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इंटरनल फैक्टर, स्टाफ कोई फ्रॉड कर दे, स्टाफ के हाथ में था और उसने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, या आपका सिस्टम फेलियर हो गया, या कीबोर्ड में स्टाफ ने कुछ 1 लाख के बदले 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी, 10 लाख कहीं ट्रांसफर हो गए, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल, आपका ऑपरेशनल। एक्सटर्नल में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके कंट्रोल में ना हो, जो बैंक को कंट्रोल में ना हो, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, जिसकी वजह से बैंक अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाया, बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाए, तो वो हो जाएगा ऑपरेशन रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में एक बहुत बड़ा बैंक फेल होता है, जिसकी वजह से छोटे मोटे बैंक जो उससे जुड़े हुए होते हैं वो सारे फेल होना शुरू होते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, वो तो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो फेल कर गया, मतलब आपके बिजनेस के वो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया है, आप फेल कर गए, तो वो हो जाएगा आपके लिए बिजनेस रिस्क। स्ट्रैटेजी या रेपुटेशन रिस्क क्या होता है? स्ट्रैटेजी मतलब आपने एक सही डिसीजन लिया पर आप उसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो मेन चीज क्या है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको आपने जैसे सोचा कि 10 घंटे हम पढ़ेंगे, पर आप जो है सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे। आपका जो डिसीजन तो अच्छा था, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, वो काम आप कर नहीं पाए, या इम्प्रॉपर मतलब सही तरह से आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क। रेपुटेशन रिस्क मतलब आपकी जो है पब्लिक में ओपिनियन खराब हो गई है, नेगेटिव इमेज बन गई है। कुछ बैंकों की इमेज नेगेटिव बन जाती है ना, कई बार आप कुछ बैंकों का न्यूज में देखते हैं ना, जैसे एसबीआई बैंक या कोई भी बैंक का, कि इसने केवाईसी पॉलिसी को नहीं फॉलो किया, प्रॉपर केवाईसी नहीं लगाया, जिसकी वजह से आरबीआई ने 2 करोड़ का फाइन लगाया। तो इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी भी जो है बैंकों की होती है कि ये तो केवाईसी को नहीं मान रहा, इसलिए जो है रेगुलेटर आरबीआई इसके ऊपर फाइन लगा रहे, तो इससे भी बैंकों की इमेज बहुत खराब हो जाती है। उस रिस्क को बोलते हैं रेपुटेशन रिस्क। चलिए, इसके साथ ये वाला आपका जो टॉपिक था रिस्क एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिस्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और कुछ और बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक को आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।